हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप कहना चाहो। आई एम Akansha Mathur, your UGC Net Home Science mentor. Welcome you all in my class. In today's class, we learn about human development and you can say child development, okay, which is our unit number 7. यूनिट नंबर 7 आज हम अपने कोर्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, वहाँ पे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जो आपकी लाइफ साइकिल चलती है ना, हर स्टेजेस पे अपने अपने अलग अलग डेवलपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। तो उससे पहले आप जल्दी जल्दी सब लोग क्लास में जुड़ जाइए। देन वी स्टार्ट आवर टुडे क्लास, ओके। Before I start the class, please confirm me that my voice and screen is clearly visible to you and am I properly audible to you? ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप ऐप के बारे में जान लो। आप फिल अ फॉर्म ऐप के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स दी जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप फिल अ फॉर्म ऐप को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपको रिगार्डिंग यूजीसी नेट सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स दे दी जाती है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपके कोर्सेज की बात करूं तो आप पेपर 1 का जो कोर्स है वो 6 मंथ की वैलिडेशन के लिए आप ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1499 में। ठीक है, अगर दोनों ही पेपर आप लेना चाहते हो, दोनों ही कोर्सेज आप परचेज करना चाहते हो 6 मंथ की वैलिडेशन के लिए, तो वो आप सिर्फ कर सकते हो 2499 में। ठीक है, वहीं अगर मैं पेपर 2 की बात करूं 12 मंथ की वैलिडिटी के लिए, तो ये आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 2499 में। और बोथ पेपर्स फॉर सेम वैलिडिटी यानी कि 12 मंथ की वैलिडिटी के लिए, तो वो आपको मिल जाता है 4499 में। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, आप एनरोल कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है जून का एग्जाम डेट आ गई है। अब आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है प्रिपरेशन के लिए, लेकिन स्टिल वी आर विद यू टू प्रिपेयर टू फॉर योर प्रिपरेशन, ओके। तो डोंट वरी, सब कुछ टाइमली हो जाएगा। हम टाइमली अपने कोर्स को कवर भी कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस ऐप की, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं, पीवाईक्यू विद आंसर्स भी दिए जाते हैं और 100 मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं, विच इज़ रियली गुड फॉर यू, जो आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। आपको पता पड़ जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ना, कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, अच्छी चल रही है या फिर कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दीज आर थिंग्स यू कैन टेस्ट योर सेल्फ बाय द मॉक टेस्ट, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो रेफर माई कोर्स विच इज METHUR10 माथुर 10 टू गेट डिस्काउंट। देखो, हम बात करते हैं ग्रोथ की। आपकी यूनिट का सबसे पहला टॉपिक, आपकी यूनिट नंबर 7 विच इज चाइल्ड या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, आपका जो भी वृद्धि है, विकास है, वो आपके जब से आप कह सकते हो वॉर्म से ही स्टार्ट हो जाता है। जब जन्म से पहले नहीं, जन्म से पहले से ही आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखो, ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, ग्रोथ है क्या? ग्रोथ टर्म्स रिप्रेजेंट अ प्योरली फिजिकल सेंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उसका शारीरिक अवस्था में जैसा भी उसकी वृद्धि हो रही है, वो आपकी वृद्धि कहलाती है। चाहे उसकी हाइट बढ़ रही हो, वजन बढ़ रहा हो, साइज बढ़ रहे हो, लेंथ बढ़ रहा हो, जहाँ कहीं भी उसकी वृद्धि हो रही है, कहाँ पे? शारीरिक रूप से, नॉट अ साइकोलॉजिकल लेवल। रिमेंबर दैट, फिजिकल अगर लेवल पे आपकी ग्रोथ हो रही है, तो इट्स कम्स अंडर द ग्रोथ।
यानी कि अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो होती है ना आपकी हमेशा शारीरिक होती है, ठीक है। इसकी आप कह सकते हो कि ग्रोथ क्या है आपकी स्ट्रक्चरल होती है। ग्रोथ को हम स्ट्रक्चर ग्रोथ भी कह सकते हैं, जहाँ पे आपकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, साइज, लेंथ, शेप, वट एवर इट इज, जो आपको फिजिकली दिखाई देती है ना, वो आपकी आ जाएगी ग्रोथ की कैटेगरी में। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इज अ क्वांटिटी, यानी कि आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आप हाइट को मेजर कर लेते हो कि आपकी हाइट कितनी है, फिर इन द सेम वे आप वेट को भी मेजर कर लेते हो, है ना, कि 50 kg वेट है, 60 kg, 70 kg, 20 kg। अगर हम लोग चाइल्डहुड वगैरह की बात करें तो आपका वेट कितना है, साइज कितना है ना, कि आपके आर्म्स का साइज कितना है, आपके लेग्स का साइज कितना है, लेंथ कितनी है। तो ये सभी चीजें क्या आप मेजर कर सकते हो, इसीलिए ग्रोथ को क्वांटिटी में रखा जाता है। इसीलिए, और ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ही रहती है, ये क्वालिटेटिव नहीं होती है, ये याद रखना, ठीक है। और ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ हमेशा हेरिडिटी रिलेटेड होती है, यानी कि वंशानुक्रम से संबंधित होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसी आपकी पेरेंट्स की हाइट होती है उसी तरीके से आपकी भी हाइट डिपेंड करती है ना। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो जिनका वेट क्या है स्टार्टिंग से ही ज्यादा होता है, तो इट्स अ हायर चांसेस दैट यू आल्सो हैव हाई वेट, ठीक है। तो इसीलिए ग्रोथ को हमेशा हेरिडिटी में रखा जाता है, यानी कि वंशानुक्रम में रखा जाता है, जहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है वो आपके पेरेंट्स के जीन्स पे भी डिपेंड करती है, आपके फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करती है। इट स्टार्ट विथ कॉन्सेप्शन बट एंड एट अ सम पर्टिकुलर एज, यानी कि आपकी ग्रोथ क्या है कंसेप्शन के टाइम से तो स्टार्ट होती है, यानी कि जिस टाइम से आपको कंसीव किया जाता है उस टाइम से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज पे आके रुक भी जाती है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये एक उम, इसका स्टार्टिंग टाइम तो हमें पता है कि हाँ इस टाइम पे रुक स्टार्ट होती है, और एंडिंग टाइम भी हमें पता है। एंडिंग टाइम हमें पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर हमें पता है कि एक पर्टिकुलर एज होती है जहाँ पे आपकी ग्रोथ आके रुक जाएगी। जैसे सपोज करो, कॉमनली माना जाता है कि आपकी हाइट है वो एक पोवर्टी की एज तक आपकी इंक्रीज होती है ना। एडोलेसेंस तक आते आते आपकी हाइट भी रुक जाती है। तो दीज आर दी सर्कमस्टांसेस यू कैन से कि ग्रोथ एक कंजम्पशन से स्टार्ट होती है और एक पर्टिकुलर एज पे आके रुक जाती है, ठीक है। देखो, ये गर्भाधान के साथ शुरू होती है लेकिन किसी विशेष उम्र में समाप्त हो जाती है। यानी कि वही बात है कि आपके गर्भाधान के समय तो ग्रोथ आपकी वहां से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट आपका क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, यानी कि मात्रात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, यानी कि निरंतर चढ़ने वाली प्रक्रिया होती है, जो कि क्या है आपके वॉर्म से लेके एंडिंग विद द टॉम, यानी कि वॉर्म टू टॉम चलती है। कैसे याद रखोगे आप इसे? गुड इवनिंग नूतन जी, नो प्रॉब्लम, लेकिन हाँ आप 10 मिनट्स लेट हो। भूल गए थे क्या आज क्लास है, या फिर सोते रह गए थे? ओके, कहीं बिजी हो गए थे आप, ठीक है। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
देखो आज ना हमारी 7th यूनिट हमने स्टार्ट कर दी है, मैंने कल भी बोला था आप लोगों को। पता है आज मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत टाइम से आप लोगों से मिली ही नहीं हूँ। ये जो 24 घंटे का गैप आ जाता है ना हम लोगों के बीच में, तो इस टाइम पे मुझे लगा अरे यार मुझे मिलना है आप लोगों से, बहुत टाइम हो गया मैं मिली ही नहीं हूँ, कि शायद काफी टाइम हो गया और बहुत टाइम पहले मिली थी मैं आपसे। मुझे इंतजार रहता है कि कब 3 बजे और कब मेरी आप लोगों से मुलाकात हो। सीरियसली मैं दिल से बता रही हूँ ये चीज, क्योंकि एक अलग सा ही कनेक्शन हो गया आप लोगों से, अच्छा लगता है डेली ऐसे मिलना आपसे। आप एक लाइफ का एक इम्पोर्टेंट सा पार्ट बनते जा रहे हो। और फॉर्म मैंने बता चुकी हूँ कि फॉर्म्स की डेट आ गई है, फिलिंग स्टार्ट हो गई है, आप अपने फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। हम्म। देखो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि मात्रात्मक होता है। आप इसको मेजर भी कर सकते हो इस तरीके से, और ये गुणात्मक भी होता है, ठीक है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि क्या आपके वॉर्म से टर्म तक चलती है, यानी कि जब आपके कंसेप्शन से आपके जब तक डेथ नहीं होती है तब तक ये डेवलपमेंट चलता ही रहता है, ठीक है। अगर हम इस और ये क्या है, आप कह सकते हो कि ये चेंजेबल होता है। क्या होता है? चेंजेबल होता है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है इसका ये मतलब तो नहीं है कि निरंतर हमेशा एक जैसा ही आपका डेवलपमेंट रहेगा, नहीं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो भाई जाहिर सी बात है, क्या है, समय के साथ साथ बदलेगा भी, है ना। समय के साथ साथ परिवर्तन भी होगा। ये किसके लिए आप कर रहे हो भाई? ये सिंबल आपका मेरे लिए है या फिर समझाने के लिए? यानी कि अगर इसमें ना एक चीज याद रखना, देखो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक POS इस तरीके से रखना। ओह थैंक यू। देखो P का मतलब प्रोग्रेसिव, ठीक है। O का मतलब ऑर्डरली, और S का मतलब सीक्वेंस। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो ये प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि वही निरंतर चलता है, ठीक है। ऑर्डरली यानी कि ये एक सीक्वेंस में चलता है, सीक्वेंस यानी कि आप कह लो कि सबसे पहले आपकी इन्फेंसी आएगी, इन्फेंसी में डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद आपकी चाइल्डहुड, है ना। तो आपको एक ऑर्डर भी पता है किस ऑर्डर में होगा। सीक्वेंस वही है कि अभी सीक्वेंस में बताऊंगी कि एक होता है आपका प्रोक्सिमल डिस्टल और एक होता है आपका सिपेलोकार्डल, है ना। ये भी देखेंगे तो किस सीक्वेंस में हो रहा है। तो आपका डेवलपमेंट हमेशा याद रखना POS इन डोमेन्स के बेसिस पे होता है, यानी कि प्रोग्रेसिव कंटिन्यूशन प्रोसेस एक ऑर्डर में होता है और एक सीक्वेंस चलता है इसका। ऐसा नहीं है कि देखो सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो एक बच्चा होता है, वो सबसे पहले क्या है, बोलना उसका किस तरीके से स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो रोता है ना। रोने के बाद में एक आध बबलिंग करेगा, एक आध वर्ड्स वो बोलेगा, एक आध वर्ड्स बोलने के बाद में हो सकता है एक आध वर्ड्स तो मैंने पहले बोल दिया, एक दो अल्फाबेट्स ही बोलेगा वो, है ना। जैसे आ, बा, इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद में एक एक वर्ड बोलने लग जाएगा। तो क्या एक सीक्वेंस में चल रहा है उसका, है ना। ओह थैंक यू। आज सब नोटिस कर लो आप मेरा, है ना। तो क्या है, ये सारी चीजें आपकी चलती हैं किसमें, सीक्वेंस में। जैसे कि अगर मैं एक और बात करूँ सीक्वेंस की, तो जैसे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना, सबसे पहले आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, है ना। फिर आप कह सकते हो कि आपका सोशल डेवलपमेंट होगा। तो दीज आर दी इमोशनल डेवलपमेंट होगा। ये आपके क्या है, डेवलपमेंट डोमेन है। क्या है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डोमेन है ना। तो यहाँ पे क्या है,
ये आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट जो होता है आपका एक तो क्वांटिटेटिव होता है कि मात्रात्मक होता है और एक आपका गुणात्मक होता है ना। और ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो वॉर्म से लेके टॉम तक, टॉम यानी कि जब तक आपका लाइफ खत्म नहीं हो जाती तब तक आपका डेवलपमेंट चलता रहेगा। ऐसा क्यों होता है ये बताओ। आप लर्निंग कभी, सीखना कभी बंद करते हो? कभी बंद नहीं करते हो। हर एज में आप कुछ ना कुछ, हर दिन, मैं तो कहूंगी हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। तो आपका वो किस में आ जाएगा, आपका डेवलपमेंट में आ जाएगा, है ना। तो यानी कि आप कह सकते हो जो डेवलपमेंट होता है वो, ग्रोथ तो आपकी क्या है, स्ट्रक्चरल हो गई, है ना, लेकिन डेवलपमेंट क्या है आपका, फंक्शनल हो गया। ये कार्य करता है, क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्रोथ का। ग्रोथ यानी कि जो हमारे साइज में फिजिकल बेसिस पे हमें जो चेंजेस नजर आ रहे हैं वो हमारी ग्रोथ है। फिर चाहे वो हमें हाइट में नजर आए, वेट में नजर आए, शेप में नजर आए, वॉट एवर इट इज, ठीक है। और ये क्या है, आपके वंश से यानी कि हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, ये आपके नेचर से रिलेटेड होती है। किससे, आप कह सकते हो नेचर से रिलेटेड होते हैं। जहाँ पे क्या है, ये आपका कंटिन्यूएशन प्रोसेस है जो आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक चलता ही रहता है, ठीक है। अगर इसके डोमेन की बात करें तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलप, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो आपकी जो ग्रोथ हो रही है वही आप कह सकते हो, है ना, जहाँ पे मैच्योरिटी आ जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप कह सकते हो जो आपके माइंड का डेवलपमेंट होता है, आपको पता रहता है कि हाँ कौन सी चीज कहाँ पे क्या बोलनी है। सोशल डेवलपमेंट यानी कि आप सीख जाते हो कि सामने वाले पर्सन के साथ में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में किस तरीके से बिहेव करना है, अपने से बड़े लोगों के साथ आपको कैसे बिहेव करना है। इमोशनल यानी कि आप फीलिंग्स को समझने लग जाते हो, होता है ना कि बिना कहे आप बातें समझ जाते हो, है ना। तो वो चीजें क्या है आपके इमोशनल में आ जाएंगी। दीज आर सम डोमेन्स विच इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, देखो एक और अगर हम बात करें, जैसे क्या है, सबसे पहले बच्चा क्या है, स्क्रोलिंग सीखता है ना। चलो ये ना मैं आपको उसमें बता दूंगी। अभी हम लोग इनफेंसी का पढ़ेंगे ना, उस वाले में बताऊंगी, ठीक है। वैसे ही जगह नहीं है, ये रहा, ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विकास होते हैं। और वॉर्म, ये कब्र नहीं होगा भाई, याद रखना, कब्र नहीं होगा, ये जन्म लिख लेना, या फिर जन्म, या फिर वॉर्म माँ का गर्भ, ठीक है, से समाप्त होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। हाँ ये रहा ना, गर्भ से, ओके, वॉर्म टू टॉम, कब्र ही होगा, सॉरी, मुझे ये वाला दिखा नहीं था। ठीक है, यानी कि आपका विकास तभी रुकेगा जब आप रुक जाओगे, सिंपल, ठीक है। अगर हम इनके प्रिंसिपल्स की बात करें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि अभी हमने देखा था कि आपका जो डेवलपमेंट होता है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। आप लर्निंग करते हो ना, तो आप जीवन भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, फिर चाहे वो स्किल्स हो, आपकी हॉबीज हो, वॉट एवर इट इज, आप सीखते ही रहते हो, है ना। हाँ, जन्म से मृत्यु तक आपका ये प्रोसेस चलता ही रहता है। वो वॉर्म टू टॉम इजीली वो राइम बन रहा है ना, इसीलिए वो याद करने में इजी है कि आप यहाँ लिख लो, चलो, जन्म से मृत्यु तक, इसीलिए इसको कंटिन्यूटी भी कहा जाता है कि यानी कि आप निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, अब ये चीज देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों कहा गया है, क्यों भाई, क्योंकि हर व्यक्ति का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है ना, वो कभी भी सेम नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है, वरी पर्सन टू पर्सन, ठीक है। यानी कि जैसे कि अब मेरी ये लीजिए, निरंतरता का सिद्धांत था, ठीक है।
जहाँ पे क्या है जन्म से मृत्यु तक चलता है। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है ना, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, चाहे वो आपसे हाइट में भी आपके भाई बहन भी आपके जैसे नहीं होते हैं, है ना। तो जब आपके भाई बहन एक जैसे नहीं होते हैं, आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि जो अननोन पर्सन है वो एक जैसे होंगे? नो। जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो पर्सन टू पर्सन क्या है, वरी करती है। हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से विकास भी अलग होता है, उसकी वृद्धि भी अलग होती है। एक रूपता पैटर्न का सिद्धांत, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था, अब ये तो कंफर्म है कि सबसे पहले व्यक्ति का इन्फेंसी फेज आएगा। ठीक है, इन्फेंसी में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सबके सेम ही होंगे, सेम इन द सेंस कि हर कोई सबसे पहले घुटनों के बल चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पैदा हुआ और सबसे पहले दौड़ने लग गया, नो। ये कुछ सीक्वेंस होते हैं जो सबके समान रहते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कि टाइम अलग अलग रहे, है ना, थोड़ा देर से हो जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन जो सीक्वेंस है वो सबका सेम ही रहेगा। पैटर्न हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर पहले इन्फेंसी आती है तो पहले इन्फेंसी ही आएगी, पहले चाइल्डहुड या फिर आप कह लो कि एडोलेसेंस नहीं आएगी। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट तक आगे बढ़ने का सिद्धांत है, यानी कि जो मैं अभी बता रही थी ना, सबसे पहले क्या है आपका जर्नल डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है। सबसे पहले क्या है, आप क्यूइंग सीखते, चलो मैं यहीं पे वो वाला एग्जांपल दे देती हूँ। क्यूइंग यानी कि आप एक तरीके से बच्चे होते हो ना तब रेंगते हो, है ना। उसके बाद क्या है, आप बैठना सीखते हो, करवट वगैरह यहाँ पे लेते हो, है ना क्यूइंग में। फिर क्या, आप सिटिंग सीखते हो, है ना, बैठना सीखते हो। बैठने के बाद क्या है, आप क्या करते हो, खड़ा होना सीखते हो, है ना। खड़े होने के बाद क्या है, आप वॉकिंग सीखते हो, एंड वॉकिंग के बाद क्या, एंड लास्ट आप रनिंग सीखते हो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, आपका सामान्य, सबसे पहले आपका सामान्य हुआ। अब ऐसा तो नहीं हो गया ना कि सबसे पहले आपने भागना शुरू कर दिया फिर आपने रेंगना स्टार्ट किया, नो। सबसे पहले आप करवट लेते हो, है ना, घुटनों के बल चलते हो, कह सकते हो ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप बैठना सीखते हो सहारे के साथ में, सहारे के साथ बैठते हो। फिर धीरे धीरे क्या है, आप विदाउट सपोर्ट भी आप बैठने लग जाते हो। बैठने के बाद में क्या है, आप खड़े होने लग जाते हो, सीढ़ियाँ पकड़ के या कोई चीज पकड़ के आप खड़े हो जाते हो। खड़े होने के बाद आप चलना सीखते हो, चलने के बाद में आप दौड़ना सीखते हो। तो ये क्या है, आपका सामान्य से विशिष्ट की तरफ आपका ये डेवलपमेंट होता है या फिर ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक और बात करूं, तो जैसे कि आपके मोटर डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, जहाँ पे आपकी ज्यादातर मांसपेशियां यूज होती हैं, है ना, बड़ी बड़ी मांसपेशियां आपकी यूज होती हैं, वो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आप स्पीड देखोगे, मैं भागने की बात करूँ, ठीक है, स्पीड देखोगे कि कितने टाइम में आप भाग रहे हो। फिर आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, है ना। फिर क्या है, आप एकदम परफेक्ट हो जाओ। या डांस का भी ले लो, आप किसी भी चीज का ले लो, एक्सरसाइज का ले लो, वॉट एवर इट इज, आप कुछ भी ले सकते हो। फिर क्या, आपका परफेक्शन आ जाएगा। तो ये क्या है, आपका जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ हुआ पूरा। ठीक है, ये हो गया मोटर। अगर मैं वहीं बात करूं ग्रॉस की, सॉरी, मोटर डेवलपमेंट आपका क्या है, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, ये याद रखना। जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, जिसमें आपका ग्रॉस, जहाँ पे आपकी लार्ज मसल्स यूज होती हैं, ठीक है, और फाइन, जहाँ पे आपकी स्मॉल मसल्स यूज होती हैं।
ठीक है। लार्ज मसल्स की हम बात करें तो जैसे हैंड हो गया आपका, है ना, लेग हो गई, तो ये क्या है आपके लार्ज में आ जाएंगे, जैसे वॉकिंग, रनिंग, दीज आर थिंग्स कम्स अंडर द ग्रॉस। ठीक है। फाइन की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि जहाँ पे सिर्फ आपकी फाइन मसल्स का यूज होता है, जैसे कि आपकी फिंगर्स की मसल्स का, तो क्या है आप ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, दीज आर थिंग्स कम्स अंडर द फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, समझ गए। यानी कि क्या है आपका जो डेवलपमेंट का अगर सिद्धांत हम लोग देखें तो एक जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट भी आपका दो तरीके से होता है, एक होता है आपका ग्रॉस और एक होता है आपका फाइन। ग्रॉस डेवलपमेंट कौन सा होता है आपका, जहाँ पे आपकी बड़ी मांसपेशियों का यूज किया जाता है, जैसे कि आपके हाथ की, लेग की हो गई, जहाँ पे आप रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फाइन की अगर हम लोग बात करें तो फाइन में आपकी स्मॉल मसल्स आ जाती हैं, जैसे कि आपकी फिंगर्स की मसल्स आ गई है ना, जहाँ पे आप लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, ये सभी चीजें क्या है, कटिंग कर रहे हो, तो ये सभी चीजें क्या है आपकी फाइन में आ जाएंगी। यानी कि आप कह सकते हो फाइन में कह सकते हो आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो आपका होता है। ठीक है। एक होता है आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आपकी जो ग्रोथ होती है वो आपकी हेरिडिटी बेस्ड होती है और आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका एनवायरमेंटल बेस्ड होता है। ठीक है। नेचर की बात करें हम लोग तो ये क्या है आपकी, ये इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है नेचर और नर्चर। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ लिया है कि व्हाट इज नेचर एंड व्हाट इज नर्चर, या फिर कह लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड नर्चर। तो कंफ्यूज मत होना, नेचर का मतलब होता है जेनेटिक। देखो यहाँ पे आप लोग कई बार समझ जाओगे नेचर यानी कि वातावरण, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। नेचर का मतलब होता है आपका जेनेटिक और नर्चर का मतलब होता है आपका इन्वायरमेंट। नेचर यानी कि आपकी ग्रोथ और नर्चर यानी कि आपका डेवलपमेंट, इससे याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसीलिए पता है एनटीए कभी भी सीधे सीधे सवाल नहीं पूछता है, वो हमेशा ऐसे ही घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए लिख भी दिया है जेनेटिक होता है ये और ये इन्वायरमेंटल होता है। यहाँ पे आपको शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बायोलॉजिकल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अगर नर्चर की बात करें, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेवलपमेंट और यहाँ आ जाएगा आपका ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे आपको शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे क्या है आपकी अपब्रिंगिंग यानी कि आपको पालन पोषण किया जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि आपके अंदरूनी आपके जो हार्मोन्स वगैरह हैं उनका आप पे प्रभाव करता है ग्रोथ में, है ना। क्योंकि क्या है आपके ग्रोथ हार्मोन, ये समझ लो कि आपके जो हाइट के हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर रिलीज नहीं हुए हैं, उस वजह से आपकी हाइट इंक्रीज नहीं हो पाई है। वेट क्या है बायोलॉजिकली है, आपके पेरेंट्स का भी वेट स्टार्टिंग से ही क्या है ज्यादा रहता है, तो इसीलिए आपका भी वेट ज्यादा रहता है। या फिर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही पतले हैं तो आपका वेट भी पतला है ना, आप भी पतले हो। तो क्या है यहाँ पे बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होते हैं और यहाँ पे क्या है आपका जैविक प्रभाव पड़ता है और यहाँ पे आपके समाज का प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपकी ग्रोथ पे आपके जीन्स का प्रभाव देखा जाता है और आपके विकास पे आपके समाज का प्रभाव देखा जाता है। किसका, समाज का। समाज का कैसे देखा जाता है भाई, क्यों, क्योंकि आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, फैमिली मेंबर्स आ गए आपके, है ना। आप कह सकते हो कि आपके पियर्स, पियर्स यानी कि आपके दोस्त। ठीक है। और सोसाइटी यानी कि आप कह सकते हो सोसाइटी, आपके नेबर्स कह सकते हो। ठीक है, आपके टीचर्स इसी में आ जाएंगे, आपके फ्रेंड्स, टीचर्स, नेबर्स, ये सब क्या है आपके सोशल इन्फ्लुएंसर हो जाएंगे, है ना। आप कहते हो आप बहुत बहुत अलग अलग लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो ना, चाहे वो आपकी मदर हो, फादर हो, या आपके फ्रेंड हो, या आपके टीचर हो, या फिर कोई आपका गाइडर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, लेकिन वो एक समाज का पर्सन होता है, यानी कि समाज का आदमी होता है, सोशल पर्सन होता है। उसके बेसिस पे आपका डेवलपमेंट इफेक्ट करता है ना।
तो ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचर का मतलब होता है ग्रोथ, नर्चर का मतलब होता है डेवलपमेंट। एक और प्रिंसिपल होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिपेलो कार्डवल और प्रॉक्सी मॉडिस्टल। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखो, सिफेलो कार्डल की बात करें ना, देखो इस तरीके से याद रखना, टी से अगर आ रहा है ना तो यानी कि सिर, सिफेलो कार्डल अगर आ रहा है तो यानी कि सिर से पांव तक आपका डेवलपमेंट हो रहा है। प्रॉक्सी मॉडिस्टल आ रहा है तो यानी कि आपका सेंटर से क्या है, आउटवर्ड्स की तरफ। ठीक है, नेचर ग्रोथ नर्चर डेवलपमेंट, यस। आप ना सिंपली देखो इस तरीके से याद रख सकते हो, नेचर यानी कि वातावरण, तो नहीं, मैं यहाँ पे अपोजिट होता है, डेवलपमेंट हमेशा अपोजिट होता है, नेचर यानी कि ग्रोथ से रिलेटेड होता है ना, तो अपने आप आपको याद रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सिपेलोकार्डल की बात करें तो क्या है, हेड टू फुट होता है ये, यानी कि सबसे पहले आपके सिर का विकास होगा, है ना, फिर आपके धड़ का विकास होगा, फिर आपके पैरों का विकास होगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम प्रॉक्सी मॉडेस्टल का बात करें तो उसमें क्या है, आपके ये सेंटर वाला विकास होगा, यानी कि जो आपकी पेट की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, उनमें ज्यादा ताकत आएगी, उनमें ताकत आने के बाद क्या है, आपके हाथों में ताकत आएगी, है ना। आप लोगों ने देखा है ना, जो आपकी ग्रोथ होती है सबसे पहले आपके हेड का डेवलपमेंट होता है ना, आपका सिर, फिर उसके बाद में आपके पैर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अगर प्रॉक्सी मॉडेस्टल की बात करें तो आपका पेट, यानी कि जो आपकी पेट की मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं और आपके हाथों में ताकत आती है, वो होता है आपका प्रॉक्सी मॉडेस्टल। ठीक है, इससे आपको क्लियर रहेगा, ये जो डायग्राम बना है इससे आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ नई, जैसे कि जो आपका ब्रेन होता है ना, इसके तो टू पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है राइट और एक लेफ्ट। तो जो आपका राइट वाला जो ब्रेन का पार्ट होता है ना, वो क्या है, आपकी क्रिएटिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्रिएटिविटी यानी कि आप ड्राइंग कर रहे हो, यानी कि जो आपकी ड्राइंग हो गई, सिंगिंग हो गई, है ना, या फिर आपकी एक्टिंग स्किल हो गई, ये जितनी भी क्रिएटिविटी, पोइट्री लिखना हो गया, है ना, मिमिक्री करना हो गया, तो ये जितनी भी क्रिएटिविटी की चीजें क्या है, ये आपका राइट माइंड करता है, ब्रेन का राइट पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। लेफ्ट वाला पार्ट आपके किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग के लिए, है ना, कैलकुलेशन करना है या फिर कुछ सोचना है, कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए आपका लेफ्ट वाला ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी साइंस, यहाँ पे क्या है मैं लिख दे रही हूँ, चलो, साइंस, मैथ, लैंग्वेज, ये सब क्या है आपके इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग, डांसिंग, पेंटिंग, एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके लेफ्ट राइट वाला ब्रेन रेस्पॉन्सिबल रहता है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल किसका, सिफेलोकार्डल और प्रोक्सीमोडेस्टल प्रिंसिपल। अब एक होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि आप अपने डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई सबसे पहले इन्फेंसी आएगी, फिर उसके बाद चाइल्डहुड आएगा, चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज, है ना। तो आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया ना, आप कह देते हो ना कई बार, तो क्या कह दिया जाता है भाई, मुझे वो कहावत याद नहीं आ रही है, कि बच्चे से कहते हैं ना कि पालने में ही पैर दिखाई देने लग जाते हैं सब। अच्छा, आपका दोनों साइड थोड़ा थोड़ा काम करता है। अच्छा नहीं, ऐसा होता है कि किसी का एक पार्ट
तो अच्छी बात है ना कि आप बैलेंस पर्सन हो। ये चीज़ तो होनी चाहिए, हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है ना? तो क्या है, आप क्या है अपने डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सबसे पहले आपकी इन्फेंसी आएगी, जहाँ पे बच्चा एक दो वर्डिंग सीखेगा, बोलना सीखेगा। फिर उसके बाद चाइल्डहुड आएगी, जहाँ से बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करेगा, इसको स्कूलिंग एज भी कह देते हैं, है ना? फिर क्या है, एडोलेसेंस आएगी, इसको थंडर स्टॉर्म, है ना? हम्म, आंधी और तूफान वाली अवस्था जो कहा जाता है इसको, या फिर तनाव या फिर तूफान, आंधी या तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। एडल्टहुड, जहाँ पे आप पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। ओल्ड एज जो रिलैक्सिंग एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई भाई आपकी कि जो आपका डेवलपमेंट है उसको प्रिडिक्ट भी किया जाता है। किशोरावस्था, हाँ बिल्कुल। किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहते हैं, तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है? चलो इनको हिंदी में लिख देती हूँ, ये हो जाएंगी आपकी शिशु अवस्था। शिशु अवस्था, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी किशोरावस्था। ये हो जाएगी आपकी प्रौढ़ावस्था। और ये हो जाएगी आपकी वृद्धावस्था। ठीक है, अब देखो कि आपके जो प्रीनेटल केयर यानी कि जो जन्म से पहले माँ को एक क्या क्या केयर करनी चाहिए उसके बारे में है। सबसे पहले क्या है कि आपने कंसीव नहीं किया है लेकिन उससे पहले भी कंसीव आप प्लानिंग कर रहे हो बेबी की, ठीक है, बेबी प्लानिंग कर रहे हो आप, तो उससे पहले ही आपको अपनी बॉडी की केयर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको प्रॉपर अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा, डॉक्टर से चेकअप कराते रहना होगा, आपको अपना ब्लड टेस्ट, ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, है ना? तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ स्पेशल जो केयर की जाती है ना, प्री नेटल केयर, तो उसमें क्या है, अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग जैसे सब्सटेंस का यूज़ करते हो तो वो आपको छोड़ देना चाहिए, उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उससे क्या है, आपके बच्चे पे प्रभाव पड़ता है ना? टेकिंग फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेने चाहिए, जिससे कि क्या है कि आपकी बॉडी में सभी पॉजिटिव है। ओके, मतलब पता है, कहा जाता है कि पॉजिटिव, इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब आपका पार्टनर है आपको उसका भी ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन पार्टनर होते हैं ना, तो वहां पे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, है ना? फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना चाहिए जहाँ पे आपको आयरन की कमी ना हो आपकी बॉडी में, है ना? टेकिंग टॉकिंग टू योर डॉक्टर अबाउट योर मेडिकल कंडीशन, अगर आपको कोई भी सीरियस कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, तो उसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से पहले ही बात कर लेनी चाहिए। ऐसा न ऐसा ना हो कि आपने अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में डॉक्टर को नहीं बताया और उसके बाद क्या है, ओके, हाँ तो अच्छा है ना कि दोनों का आपका पॉजिटिव है। तो क्या हो जाता है कि आपके, तो आप पे तो भाई, डू यू हैव बेबी, राइट? तो क्या है आपका, आपकी मेडिकल कंडीशन पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो, देखो कई बार ऐसा क्या होता है कि कुछ लेडीज को क्या है कि थायराइड की प्रॉब्लम होती है,
ओके नहीं है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो उनकी प्रेगनेंसी जो ट्रीटमेंट उनका चलता है वो अलग तरीके से चलता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस देख ली जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है ना, वो इजीली हर चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, है ना। तो इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से पहले से ही बात करके रखनी चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने रेगुलर बेसिस पे अपना बॉडी चेकअप कराते रहो, ताकि आपको पता चल जाए कि कहीं आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। मोस्टली फीमेल्स में क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो कॉमन है, जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर केमिकल अगर घर पे है, या फिर अगर किसी आप इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। वो क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि उससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो जब आप बेबी कंसीव करोगे तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप कंसीव कर भी लो, लेकिन बच्चा शायद सर्वाइव ना कर पाए, है ना। तो इसीलिए आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले से ही अपनी केयर करके रखनी होती है, ठीक है। इससे क्या है, ज्यादातर क्या है, लो बर्थ बेबी होने के भी चांसेस रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों रहता है? अगर आपका पहले से ही अगर मदर लो वेट होती है ना, लो वेट होती है ना, अगर मदर मदर का वेट बॉडी वेट कम होता है, तो जाहिर सी बात रहती है कि बच्चे का भी जो वजन है वो कम रहेगा और वो कमजोर रहेगा, अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टू नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। इसीलिए आपको अपना डाइट पे ध्यान देनी चाहिए, आपको अपने वेट पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देखो, धूम्रपान छोड़ना और शराब पीना छोड़ना चाहिए। रोजाना फॉलिक एसिड की खुराक लेनी चाहिए। अपने चिकित्सा स्थितियों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। घर या काम पर विषाक्त पदार्थ यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस हैं उनको संपर्क से बचना चाहिए। तो ये सभी चीजें क्या छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं जिनको हम इजीली अवॉइड कर देते हैं, उनको अवॉइड ना करके उन पे ध्यान देना चाहिए और खुद की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब आपने बेबी कंसीव कर लिया तो उस टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? टेकिंग रूटीन टेस्ट एंड स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग योर ब्लड प्रेशर, यानी कि आपको टाइम टू टाइम क्या है, अपने बॉडी चेकअप कराने चाहिए। जो भी देखो, हर ट्राइमेस्टर पे आपका 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना प्रेगनेंसी के। प्रेगनेंसी है 3 ट्राइमेस्टर, 3 मंथ के हर ट्राइमेस्टर होता है ना। तो उन ट्राइमेस्टर पे क्या है कि आपको अपना रेगुलर टेस्ट कराते रहना चाहिए। जब भी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाए यानी कि स्क्रीनिंग के लिए बुलाए, तब तब आपको जाना चाहिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर आपको अपना टाइम टू टाइम चेक करा लेते रहना चाहिए, और ब्लड ग्रुप भी, ठीक है। और एक तरीके से किसी भी प्रकार का कोई सब्सटेंस तो नहीं है आपकी बॉडी में, हार्मफुल सब्सटेंस, तो उसका भी टेस्ट कराते रहना चाहिए। आपको अपनी डाइट का भी टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो क्या है, रेगुलर आपको चेकअप कराना चाहिए, और आपकी डाइट जो है वो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग चेंज भी होती है। तो ये सभी चीजें क्या है, आपको चेक करनी चाहिए। मेजरिंग योर वेट गेन, यानी कि आपका प्रेगनेंसी में वजन बढ़ता है तो आपका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कहीं वहीं के वहीं तो नहीं रुक गया है, तो ये भी आपको टेस्ट कराना चाहिए। मॉनिटरिंग द बेबी ग्रोथ एंड हार्ट रेट, अपने साथ साथ आपको अपने बच्चे की ग्रोथ और हार्ट रेट भी चेक करानी चाहिए प्रॉपर वे में। तभी तो आपका पता चलता है ना, इज बेबी अलाइव और नॉट। डॉक्टर कह देते हैं ना कि आपका बेबी क्या है, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, आप शायद स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये सभी चीजें क्या है, जो भी चीज आप करोगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे, आपके बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ता है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट स्पेशल डाइट एंड एक्सरसाइज, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं और डाइट्स भी होती हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान प्रेफर की जाती हैं, है ना। कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपको जो डिलीवरी है वो आपकी इजी हो जाती है।
डिलीवरी टाइम पे क्या है आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। स्पेशल डाइट से क्या है आपका बेबी क्या है हेल्दी होता है। मैं जैसे डांटती रहती हूँ ना अभी कि ब्रेकफास्ट करके आया करो सुबह की क्लास में, तो वो इसीलिए क्योंकि डाइट तो आपकी आप थोड़े टाइम के लिए अपनी डाइट चेंज करोगे और आप सोचोगे कि आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग से ही अपनी डाइट पे ध्यान देना होता है, उसी के बेसिस पे आपकी बॉडी क्या है ग्रोथ करती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ना जो नॉर्मल पर्सन को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है उससे प्लस 350 क्या है हम प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अकेले आपको नहीं आपके साथ साथ आपके बेबी को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केयर की बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग आफ्टर दी प्रेगनेंसी यानी कि आफ्टर दी बर्थ ऑफ द बेबी। बच्चे का जन्म होने के बाद में उसको क्या क्या द पोस्टमार्टम पीरियड लास्ट 6 to 8 वीक्स, यानी कि जब आपका डिलीवरी का टाइम हो उससे 6 से 8 हफ्ते पहले आपको अपनी केयर यानी कि एक तरीके से ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। किस पे? मदर को ज़्यादा फिजिकल वर्क, इस दौरान क्या है फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको फिजिकल और आपको नॉइज़िया जैसी प्रॉब्लम होने लग सकती है ना। अनकंट्रोल यूरिन होने लग सकता है, इमोशनल आपका मूड चेंज हो जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो क्या है यहाँ पे आपको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है आपको रेगुलर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डाइट पे ध्यान देना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, नो मोर फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। न्यूट्रिशन पे अपना ध्यान देना चाहिए, डाइट फोकस करनी चाहिए, वजाइनल केयर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका डिलीवरी का टाइम होता है, तो वजाइनल अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करोगे तो हो सकता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं और आपके बेबी में भी वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाए। इसीलिए यहाँ पे आपको अपने रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए और वजाइनल केयर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ केयर जो आपको प्रेगनेंसी पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद में आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो हो सकता है कि आपका जो मिल्क सेक्रेशन है वो प्रॉपर ना हो, तो आप क्या आप लैक्टेटिंग मदर बन जाते हो। लैक्टेटिंग मदर बनने के लिए क्या आपको मिल्क सेक्रेशन तो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने बेबी को फीड करना है, फीड करना है उसके लिए मिल्क सीक्रेट होना भी ज़रूरी है ना। तो इसीलिए और मिल्क सीक्रेट कब होगा? जब आप प्रॉपर डाइट लोगे अपनी, है ना। तो इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि आप रेस्ट करो, डाइट लो अपनी अच्छे से और अपना बॉडी की केयर करो, खुद को पैम्परिंग करनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको क्या है आफ्टर दी बर्थ करनी चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या है अपने बेबी को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जब बेबी सो जाए, स्लीप आफ्टर बेबी स्लीप, ठीक है। और हमेशा अपने बच्चे को क्या है पास में रखना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे क्या है आपके और आपके बच्चे के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है। क्या है? ट्रस्ट डेवलप होता है, ठीक है। वो आपकी स्मेल से यानी कि आपकी फ्रेगनेंस से आपको पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है, आप पे ट्रस्ट करता है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें ना लाइफ स्टेजेस की, तो जो अभी हमने पढ़ी थी ना इन्फेंसी, एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, तो ये क्या है अब उनकी पढ़ लो। देखो इन्फेंसी की अगर हम लोग बात करें, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है आपका, नवजात शिशु जो होता है आपका, ये चीज़ और याद रखना नवजात जो शिशु होता है वो सिर्फ 14 डेज तक कहलाता है। 14 डेज तक आपका नवजात शिशु कहलाएगा, उसके बाद क्या है वो इन्फेंट कहलाता है, यानी कि शिशु कहलाता है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है इन्फेंसी का? 0 to 2 ईयर्स का,
ना 0 to 2 years, जिसमें क्या है 0 से 14 days तक क्या है वो आपका न्यूबॉर्न चाइल्ड कहलाता है। उसके बाद क्या है वो आपका इन्फेंट कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या है वो बहुत सारे ये रिफ्लेक्सेस ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्री वाई क्यू है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था ये रिफ्लेक्सेस। इसी तरीके से आए थे ये सिंपल, एक साइड रिफ्लेक्सेस लिख लिए गए थे और एक साइड में लिख दिया गया था कि डिस्क्रिप्शन ये इनका काम क्या करते हैं, फंक्शन क्या करते हैं, अब उनकी आप मैचिंग करो। ये क्वेश्चन था आपके पीवाईक्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है रोटिंग, यानी कि रोटिंग क्या होती है, आप अपने माउथ को टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ व्हेन टचेज ऑन द चीक्स, यानी कि जब भी कोई आपके गालों को, बच्चा किस तरीके से ये जो रहता है ना रूटिंग का जो टाइम रहता है वो 3 से 6 महीने के बाद में अपने आप ये टाइम पीरियड चला जाता है। आप अगर अपने कोई भी बच्चा होगा ना उसके गाल को टच करोगे तो वो हमेशा इस तरीके से रोट करेगा, मुड़ेगा आपकी साइड में। अगर आप यहाँ करोगे तो ऐसे मुड़ेगा, अगर आप यहाँ टच करोगे तो ऐसे मुड़ेगा, पीछे टच करोगे तो ऐसे मुड़ेगा। यानी कि जहां जहां आप अपने बच्चे को टच करते जाओगे वहां वहां वो मुड़ता जाएगा। तो वो क्या है वो आपका रोटिंग रिफ्लेक्स होता है। कौन सा? रोटिंग रिफ्लेक्स होता है। और ये जो रिफ्लेक्स रहता है ना, रोटिंग वाला रिफ्लेक्स रहता है, ये 3 से 6 महीने तक रहता है, उसके बाद में अपने आप ही गायब हो जाता है। उसके बाद बच्चा ये रिफ्लेक्स नहीं दिखाता है। ठीक है, एक होता है आपका मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है, इज देयर इज अ लाउड नॉइज द बेबी विल थ्रो हर आर्म्स आउटवर्ड्स while arching her back and then bring the arms together as if grasping something। यानी कि क्या है, मोरों में क्या होता है, मोर की तरह अपने पंख फैला लेता है। क्या करता है, मोर की तरह अपने हाथ फैला लेता है। अगर वो कुछ भी ज्यादा तेज आवाज सुनेगा ना, एकदम उसकी आंखें ऐसी ब्लिंक करेंगी बहुत तेज, अपने हाथों को फैला लेगा वो, है ना। तो वो क्या है, एकदम जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना वो वाली चीज आ जाएगी, कुछ पकड़ने की कोशिश करेगा। तो वो क्या होता है आपका मोरो रिफ्लेक्स होता है। और ये जो रहता है ये 6 से 7 महीने तक रहता है, उसके बाद में अपने आप ही परमानेंटली गायब हो जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो आपकी लाउड नॉइज का जो रिफ्लेक्स होता है ना ये परमानेंट होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, आप कोई तेज आवाज सुन लेते हो, आप एकदम कैसे चौंक जाते हो, है ना। तो ये मोरो रिफ्लेक्स तो एक तरीके से जिसमें जो लाउड नॉइज का जो रिफ्लेक्स होता है वो परमानेंट रहता है। ठीक है, ग्रेस्प रिफ्लेक्शन यानी कि कुछ पकड़ना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी खिलौना है, उसको एकदम टाइटली पकड़ लेना। बच्चा क्या है, उंगली को आप देखोगे तो क्या है एकदम टाइटली पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं है। तो वो क्या है वो आपका ग्रेस्प रिफ्लेक्शन होता है, जो क्या है 3 से 4 महीने तक रहता है। और ये डिपेंड करता है कि बच्चा कब छोड़ेगा। ठीक है, एक होता है, देखो जो एग्जाम में ज्यादातर आया था ना, एक ये वाला और ये वाला, रोटिंग, मोरो और बेवेंस्की। बेवेंस्की और रोटिंग तो ये समझ लो कि यूजीसी का फेवरेट हो गया इस वाले पोर्शन से, वो पूछ ही लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द बॉटम ऑफ द बेबी फुट इज स्ट्रोक द टोज फैन आउट एंड द कर्ल। यानी कि इसमें क्या होता है, बेवेंस्की यानी कि बच्चे अपने पैर के पंजे को एकदम फैला लेता है पंखे की तरह। क्या करता है, पंखे की तरह फैला लेता है। और ये कब तक रहता है, ये 8 से 12 महीने तक रहता है ये। ठीक है, ये टेबल एज इट इज याद कर लेना क्योंकि पूछ ली जाती है एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं हम लोग चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड देखो ये इसी में इंक्लूड कर दिया है, इसमें आप कर लेना, डिवाइड कर लेना। 0 to 2 years है वो आपकी इन्फेंसी कहलाएगी। ठीक है, और 2 से 12 ईयर तक आपकी क्या है, चाइल्डहुड कहलाएगी। ठीक है, चाइल्डहुड होती है जहाँ पे क्या है आपकी 2 से 6 ईयर तक अर्ली अर्ली चाइल्डहुड होती है। ठीक है, और 6 से 12 ईयर तक आपकी लेट चाइल्डहुड होती है। और इसके जो बीच का पीरियड होता है आप उसको मिडिल चाइल्डहुड मान सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैच्योरिटी की बात करें, यहाँ पे परिपक्वता क्या आ जाती है कि यहाँ पे जो बच्चा होता है वो डिपेंडेंट रहता है, अपने पेरेंट्स पे निर्भर रहता है, क्योंकि वो खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकता है ना। इन्फेंसी तक तो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी वो डिपेंड रहता है, उसका टिफिन भी उसकी मम्मा बनाती है, ड्रेसअप भी उसको मम्मा करती है
मतलब पेरेंट्स करते हैं। स्कूल छोड़ने भी उसके पेरेंट्स जाते हैं या बाय बस जाता है। काम भी कोई उसका हाथ पकड़ के काम करवाते हैं घर में, है ना। खाना भी उसको खुद से खिलाते हैं। तो क्या है, वो यहाँ पे कुछ भी काम खुद से नहीं करता है, वो दूसरों पे निर्भर रहता है यहाँ पे। अगर हम देखें कि समाज में उसका क्या भूमिका रहती है, तो समाज में क्या भूमिका रहती है, वो सिर्फ खेलना जानता है। समाज के बच्चों के साथ में क्या है, जो उसके एज के जो बच्चे होते हैं उनके साथ क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो खेलता है और कुछ भी नहीं। पर्सनल ग्रोथ की बात करें, उसका खुद का विकास क्या होता है कि कॉपिंग वैल्यू एंड बिलीफ, यानी कि जैसे पेरेंट्स, उसके फैमिली मेंबर्स या फिर उसके फ्रेंड्स हो गए हैं, जैसा बिहेव करते हैं वैसा ही वो भी बिहेव करने की कोशिश करता है। ठीक है। लर्निंग फेज की बात करें तो वो क्या सीखता है यहाँ पे, लाइफ एसेंशियल एंड प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि हमने बात करी थी ना, चाइल्डहुड को प्री स्कूलिंग एज भी कहा जाता है ना। प्री स्कूलिंग एज भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से बच्चे के सीखने का वेस होता है, जहाँ पे वो सारी चीजें धीरे धीरे सीखता है, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर्स से, अपने स्कूल में सभी चीजें क्या धीरे धीरे सीखता है। और यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा बनता है, वो विश्वास का रिलेशनशिप बनता है। इजीली सब पे भरोसा कर लेते हैं बच्चे, देखा है ना आपने। बच्चों को ये नहीं पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो सब पे भरोसा कर लेते हैं। अगर यहाँ पे, ये तो एडवांटेज एक तरीके से मान लो, डिसएडवांटेज अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाता है कि ट्रस्ट इशू और लो सेल्फ स्टीम रहती है। अगर इस टाइम पे अगर बच्चे का विश्वास तोड़ दिया जाता है तो वो क्या है, वो उसके लाइफ लॉन्ग तक वो किसी पे फिर भरोसा नहीं कर पाता है, वैसा ही उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ठीक है। देखो, अगर हम यहाँ पे ग्रोस और फाइन मोटर स्किल्स की बात करें ना, तो 3 साल तक की उम्र पे क्या होता है कि होपिंग, जंपिंग, रनिंग, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स ये सीख जाता है। फाइन की बात करें तो ब्लॉक्स को बनाना, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को उठाना, यानी कि कुछ भी चीज को उठाना किससे, अपनी फिंगर से या फिर थंब की हेल्प से, वो चीज सीख जाता है। 4 साल पे क्या है कि क्लाइंब अप एंड डाउन स्टेयर्स विद 1 फीट ऑन ईच स्टेप, यानी कि क्या है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना सीख जाता है 4 साल की एज तक। ठीक है। पजल्स को सॉल्व कर लेता है। 5 साल तक अगर देखें तो बहुत भागने लग जाता है, एंजॉय करता है भागना। ठीक है। अगर फाइन की बात करें, हैंड, आर्म्स, बॉडी ऑल कोऑर्डिनेशन विद आई मूवमेंट, यानी कि अपने हाथ पैरों को चलाने लग जाता है, यानी कि आप कह सकते हो डांस वगैरह करने लग जाता है। ठीक है। ये क्या है, एडोलेसेंस, यानी कि आपकी किशोरावस्था। और देखो, कंफ्यूज मत होना, हर किसी ने इनका जो ये टाइम पीरियड है ना वो अलग अलग दे रखा है। ठीक है। जहाँ पे एडोलेसेंस की अगर हम लोग बात करें, मैच्योरिटी यहाँ पे क्या आ जाती है, ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंट, यानी कि क्या है, निर्भरता से क्या है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। अब वो अपने शूज भी खुद से पहन सकता है, शूलेस भी खुद से टाई कर सकता है ना, स्कूल भी खुद से जा सकते हैं, खाना भी खुद से खा सकते हैं, है ना। कुछ काम करना होगा वो काम भी खुद से करने लग जाते हैं, यानी कि अब वो डिपेंड नहीं रहते हैं अपने किसी भी फैमिली मेंबर या किसी अदर पर्सन पे। ठीक है, खुद से करते हैं। सोसाइटी की अगर रोल की बात करें तो क्या है, एक्सपेरिमेंटिंग होती है, यानी कि आप लोगों ने देखा ना कि एडोलेसेंस क्या है, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। यहाँ पे अगर उनको किसी चीज की बात की मना करी जाए ना, तो उसी को वो करते हैं कि अच्छा मना किया, इससे मना क्यों मना कर रहे हैं ये, अगर हम ये काम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चलो करके देखते हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं वो, है ना। कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा। इसीलिए उनका समाज में क्या है, एक्सपेरिमेंटिंग रोल होता है। अगर समाज का कोई भी सदस्य उनको कहता है कि आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, तो क्या है, वो नहीं करते हैं कि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, खुद की मर्जी चलाते हैं। यहाँ पे क्या है, खुद की मर्जी चलाते हैं, ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, सामने वाले को कुछ भी नहीं आता है। पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो खुद के बारे में वो सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा जेंडर क्या है,
मेरा एक जेंडर, अगर मैं मेल हूँ तो मेरा क्या बिहेवियर रहना चाहिए, फीमेल हूँ तो मुझे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो क्या है, एक तरीके से खुद के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं वो। ठीक है। लर्निंग फेज की बात करें तो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में वो पहुंच जाते हैं, जहाँ पे क्या है वो अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो 11th-12th कंप्लीट कर लेते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस मांगते हैं। वैलिडेशन मांगता है कि हाँ तुम कहो कि तुम मेरे ही दोस्त बन के रहोगे और किसी के दोस्त नहीं बनोगे, तुम मेरे साथ ही हमेशा रहोगे, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा हैं। वो वाली चीज यहाँ पे आ जाती है, यानी कि मैं उनके अंदर आ जाता है ना। कॉमन फिटफॉल्स की बात करें, फिटफॉल्स यानी कि वही उनको क्या नुकसान रहता है, डेवलपिंग फियर, उनके अंदर डर आ जाता है कि कहीं ये चीज कोई मुझसे छीन ला ले, जो मेरी चीज है वो मेरी चीज कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, मेरे पेरेंट्स को कोई मुझसे छीन ना ले, मेरे फ्रेंड्स को कोई अपना फ्रेंड ना बना ले। तो ये सभी चीजें क्या है, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। ठीक है। अभी थोड़ा हल्का सा क्लास का टाइम थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, डोंट वरी, बस थोड़ा सा रह गया, इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि कल हम लोग अपनी इसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ठीक है। ये होती है आपकी, देखो, किशोरावस्था। हाँ आ गया भाई, हिंदी का आ गया। किशोरावस्था यहाँ पे क्या है, निर्भरता से स्वतंत्रता की तरफ हो जाते हैं, यानी कि किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, खुद की स्वतंत्रता पे ध्यान देते हैं। समाज में भूमिका क्या होती है, प्रयोग करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीजें खोज के लेके आते हैं। व्यक्तिगत विकास की बात करें तो खुद के बारे में सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं कौन हूँ, मेरी समाज में क्या भूमिका है। क्या भूमिका है, ये सभी चीजें क्या है वो लोग देखते हैं। सीखने के देखें तो अपनी क्या है, 10th और 12th कंप्लीट कर चुके होते हैं, है ना। और संबंध क्या है, स्वीकृति मांगते हैं, यानी कि क्या है कि सिंगल रिलेशन रहता है कि अगर तुम मेरे, लॉयल्टी एक तरीके से कह सकते हो, लॉयल्टी की यहाँ पे बात करते हैं वो। ठीक है। यहाँ धोखाधड़ी उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती, डर क्या रहता है कि कहीं हमारी चीज हमसे कोई छीन ना ले। ठीक है, ये डर उनको रहता है हमेशा। ठीक है। एक होता है आपका अर्ली एडल्टहुड, जिसका टाइम पीरियड 21 to 25 होता है। अर्ली एडल्टहुड यानी कि जो आप कहते हो कौन सी अवस्था आ जाती है यहाँ पे, प्रौढ़ावस्था। कौन सी आ जाती है, प्रारंभिक व्यस्त अवस्था, यानी कि प्रौढ़ावस्था आप कह सकते हो। प्रौढ़ा अवस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था आ जाती है। यहाँ पे क्या है, आप स्वतंत्र हो जाते हो, आप अपने डिसीजंस खुद से लेने लग जाते हो, किसी से भी नहीं पूछते हो। यहाँ पे एडोलेसेंस में हो सकता है कि आप पूछ लो, लेकिन प्रौढ़ावस्था में आप नहीं पूछते हो। यहाँ पे निर्माण करते हो, क्या है, कुछ न्यू डेवलप करते हो, है ना, कुछ नया डेवलपमेंट करते हो। व्यक्तिगत विकास होता है, यानी कि खुद की क्षमताओं के बारे में जानते हो। जैसे कि अगर आप लोग अपने आप से इसको रिलेट कर सकते हो कि हर चीज नई नई एक्सपेरिमेंट करते हो, नए नए एक्सपेरिमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर नई नई स्किल्स डेवलप होंगी, स्किल डेवलप होंगी तो आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। यहाँ पे क्या है, आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हो, हर दिन सीखते हो। कहाँ से, अपनी जिंदगी से, है ना। सीखने का चरण क्या होता है यहाँ पे, विशिष्ट कौशल विकास, यानी कि जो जर्नल चीजें होती हैं आप यहाँ पे कुछ अलग हटके सीखने की कोशिश करते हो, अलग सीखते हो। यहाँ पे औरों के कंपैरिजन क्या है, आप कुछ अलग देखते हो, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे क्या है, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बिखर जाते हैं, कोई किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, कोई किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। क्यों, बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बेस पे क्या है, आप काम करते हो, है ना। यहाँ पे आप अपने संबंधों का विकास करते हो,
उनको ज़्यादा टाइम देने लग जाते हो, उनकी फीलिंग्स को समझने लग जाते हो, है ना? और डर क्या रहता है, यहाँ पे भी वही डर रहता है कि कहीं आप दूर ना हो जाओ। अलगाव यानी कि एक तरीके से खुद को आइसोलेट कर लेते हो। आइसोलेट इन द सेंस आपको किसी से कोई भी, सिर्फ आप उन्हीं लोगों के क्लोज रहते हो जो जिनको आपके होने ना होने से फर्क पड़ता है, सिर्फ आप उन्हीं के कांटेक्ट में रहते हो। ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं आती है इस टाइम पे, है ना? आप सिर्फ खुद पे और अपने से जुड़े एक आध लोगों पे ध्यान देते हो, और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, समाज क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, आप इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। ठीक है? खुद से एवं खास लोगों से आप जुड़े रहते हो बस। ठीक है? मिडिल एडल्टहुड की हम लोग बात करें तो मिडिल एडल्टहुड में क्या होता है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस से आप इंटरडिपेंडेंस हो जाते हो। इंटरडिपेंडेंस यानी कि आप स्वतंत्र थे, स्वतंत्र से क्या है, आप एक दूसरे की स्वतंत्रता पर निर्भर हो जाते हो, है ना? और सोसाइटी के अगर रोल की बात करें तो आप जैसे कि कुछ लोग पॉलिटिकल्स में जाना बिलीव करते हैं, है ना? यानी कि जो आपकी स्वतंत्र इंटरडिपेंडेंस यानी कि आप खुद से डिसीजन ले रहे थे, इंटरडिपेंडेंस यानी कि आप स्वतंत्र तो हो लेकिन दूसरों की राय ले लेते हो, है ना? वो चीज आ जाएगी आपकी इंटरडिपेंडेंस में। लीडिंग में क्या हो जाता है कि आप गाइड करने लग जाते हो, एक तरीके से पॉलिटिकल में पार्ट ले लेते हो, दूसरों को सलाह देते हो, समझाते हो, है ना? सलाह देना, समझाना कि नहीं ये चीज आप गलत कर रहे हो, ये चीज सही कर रहे हो। पर्सनल ग्रोथ की बात करें, रिफ्लेक्शन एंड एक्सेप्टेंस, यहाँ पे आप क्या है, चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, स्वीकार करना शुरू कर देते हो। कि आप सोच लेते हो अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है हुआ है बुरा, अच्छा हुआ है, ठीक है अच्छा हुआ है, कोई छोड़ के गया, ठीक है चला गया कोई छोड़ के, तो वो चीजें आप क्या है एक्सेप्ट करने लग जाते हो। लर्निंग फेज क्या है, आप लीडरशिप की क्वालिटीज सीखते हो। डिपेंडिंग, ये लो भाई हिंदी वाले, ठीक है? डिपेंडिंग यानी कि रिश्तों में गहरापन लेके आते हो, उनको और ज्यादा टाइम देते हो, गिव मोर टाइम। और एक तरीके से आप ये जो अर्ली वाली थी ना, अर्ली वाली, आप यहाँ पे क्या है मैरिज पीरियड भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि क्या है आप इस एज में क्या है शादी कर लेते हो, है ना? यहाँ पे आप अपने पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हो, है ना? और उस यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट वगैरह नहीं रहती है, आपको ऐसा लगता है कि हम यार ज़माने के साथ में नहीं चल रहे हैं, हमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, वो सारी फीलिंग्स आपकी यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है? लेट एडल्टहुड की बात करें तो लेट एडल्ट ये हल्का सा ओल्ड एज को ओवरलैप करता है। यहाँ पे क्या है इंटरडिपेंडेंसी आ जाती है, यहाँ पे आप फिर से खुद की स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों पे भी निर्भर हो जाते हो, ठीक है? यहाँ पे आप गाइड करते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो भी नाना दादी बाबा ये होंगे तो क्या एक तरीके से आपको सलाह देते हैं, आपको बताते हैं ये काम गलत है ये काम सही है। क्रिएटिंग लेगेसी, लेगेसी क्या है, यानी कि विरासत में जो उन्होंने परंपराएं चलाई थी, जो प्रथाएं चलाई थी, वो उन्हीं पे ही अड़े रहती हैं, है ना? लर्निंग फेज क्या है, पैशन ऑन लेसन, पासिंग ऑन लेसन, यानी कि जो उन्होंने काम किए थे उनसे वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है? यहाँ पे फिर से क्या हो जाता है कि अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा गहरा रखते हैं, वो टाइम देते हैं रिसेंटमेंट एंड इनएक्शंस, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई असंतोष होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, उनको लगता है कि बहुत सारे ऐसे काम रह गए जो हमने नहीं किए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हमारे ऊपर, हमें अपने दोस्त बनाने थे, हमने अपने दोस्तों को टाइम नहीं दिया, हमें बाहर घूमने जाना था हम बाहर नहीं घूमे, तो यहाँ के एक तरीके से वो रिग्रेट करने लग जाते हैं, काश हमने ये काम कर लिया होता तो अच्छा रहता।
अपने स्कूल कॉलेज टाइम पे हमने काश बंक कर लिया होता, कॉलेज टाइम में काश हमने इतना गुस्सा नहीं दिखाया होता, है ना, काश दोस्त बना लिए होते। ये सभी चीजें क्या है, सोचने लग जाते हैं, यहाँ पे असंतोष सा रहता है। ठीक है। वहीं अगर हम एल्डरशिप की बात करें, जो कि आपकी 60+ होती है, 66+, तो यहाँ पे क्या है, फिर से आप इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एक आध काम आप खुद से कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर आप निर्भर ही हो जाते हो अपने बच्चों पे। इस पे अपने बच्चों पे निर्भर हो जाते हो आप। इसको ना चाहे इन्फेंसी से रिलेट कर सकते हो, कि वहां पे इन्फेंसी में क्या है, बच्चे आप पे डिपेंड रहते हैं, और ओल्ड एज में आके आप बच्चों पे डिपेंड हो जाते हो। ठीक है। रिलैक्सिंग फेज रहता है ये। रिलैक्सिंग क्या है, आप आराम करते हो, आप किसी भी प्रकार की कोई भी समाज सेवा नहीं करते हो। पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो आप खुद की शांति पे भरोसा करते हो, कि आपको बस शांति चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, आपको और क्या ही करना है। वो वाली चीज यहाँ रहती है। डिटैचमेंट हो जाती है। डिटैचमेंट यानी कि क्या है, आपके स्पाउस की मृत्यु हो जाती है इस फेज पे। स्पाउस डेथ हो जाती है तो यानी कि आप अपने पार्टनर से अलग हो जाते हो, अपने फैमिली मेंबर से आप अलग हो जाते हो। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है, कि आपके बच्चे हो सकता है कि आपके साथ ना रहते हो, वो अपना अलग जाके अपनी फैमिली के साथ रहते हो। डिसॉल्विंग रिलेशनशिप यानी कि यहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप होते हैं वो एक तरीके से खत्म से हो जाते हैं, कोई भी आप पे ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पे भी आपको रिग्रेट रहता है, कि वही कि कर लिया होता, काश वाला एक वर्ड रह जाता है यहाँ पे। तो ये थी आज आपकी क्लास। आई होप आपको आज अच्छी लगी होगी। कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना। अफसोस रह जाता है कि अरे यार, हमें ना एक्टिंग करनी थी, या फिर हमें क्या करना था, कि हमें तो लाइफ में ये जॉब नहीं करनी थी, कोई दूसरी जॉब करनी थी, घर वालों के कहने पे हमने ये जॉब कर ली। तो ये सभी चीजें क्या, आप रिग्रेट करने पे रह जाते हो। तो ये होता है आपका इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक ये सारे टाइम पीरियड। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो मुझसे। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो वो मैं फिर से बता दूंगी। अगर समझ आ गया है तो फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आप भी अपना काम करो भाई, नोट्स बनाने होंगे आपको। ठीक है। कल की हम क्लास में जो कवर करेंगे ना, वो सारी थ्योरीज कवर करेंगे, यानी कि आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी कल कवर करेंगे। हमारी ये यूनिट भी कवर हो जाएगी, फिर हमारी सिर्फ यूनिट रह जाएंगी 3 कवर करने के लिए। ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि आपके मिड में तक आपका ये सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मंडे से होपफुली हम लोग अपनी न्यू यूनिट स्टार्ट कर देंगे। चलो, जब कुछ सबको समझ आ गया तो हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, मस्त रहना, जो मर्जी आए करो, पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि अब तो भाई डेट आ भी गई है। और हाँ, इस बार आपके जो फॉर्म है उसमें चेंजेस आए हैं, काफी सारे चेंजेस। आपकी फीस में चेंज आया है। कल अब तो यही इवनिंग में हुआ करेगी। ठीक है। इसी टाइम 3 बजे ही आपकी क्लास हुआ करेगी अब। अगर कभी मुझे कोई अर्जेंट काम वगैरह आ गया तब बेशक मैं मॉर्निंग में ले लूँ, लेकिन अब आपकी 3 बजे ही हुआ करेगी। ठीक है। तो मैं उसका फॉर्म का बता रही थी आपको, कि एक तो आपके फॉर्म में फीस का चेंजेस आया है। ठीक है। साथ ही साथ आपकी एक फीस का, और जो आपकी चैलेंजिंग आंसर की होती थी ना, उसकी फीस में भी चेंज आया है। ठीक है। और ऐसा जैसा कुछ नहीं चेंज आया। चलो, मिलते हैं फिर कल सेम टाइमिंग के साथ में, है ना। तब तक अपना ध्यान रखना भाई। बाय बाय, टेक केयर।